भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते एंड वेलकम वंदे जी, आर्या जी, कृष्ण आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट सत्र में देखा कि परमार्थ सत्य क्या है। नाम रूप जो है वो परमार्थ सत्य है, लेकिन वो कंडीशनल रियलिटीज है। नाम कहते हैं चित्त और चेतसिक को, रूप कहते हैं मैटर को। तो जो भी चीजें दिखती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे रूप है। और मन और उसके साथ जुड़ने वाले जो चेतसिक है वो है नाम। तो नाम और रूप पूरे 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में सिर्फ ये दो ही है। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जो चीजें हम समझते हैं या जैसे हमें भासमान होता है, जब प्रकट होता है, तो वो चीजें वैसी नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं। कहीं कहीं दोनों हो गए, नाम और रूप दोनों साथ होते हैं। कहीं कहीं सिर्फ नाम होता है, कहीं कहीं सिर्फ रूप होता है। तो जैसे हम मनुष्य है तो हमारे अंदर मन है, तो वो नाम है। चित्त है, चेतसिक है, क्योंकि हर चित्त के साथ कंडीशंस है। वो वेदना प्रकट होती है, संज्ञा होता है, कर्म करते हैं। तो इस तरह से नाम हमारे अंदर है। उसी तरह रूप है, ये बॉडी है, ये मैटर है। तो इस तरह से नाम और रूप दोनों ही है। तो जो अरूप ब्रह्म वर्ल्ड है, जो वहां पे सिर्फ नाम है, वहां पे बॉडी नहीं होती है। तो वहां पे रूप नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है। और कहीं कहीं सिर्फ रूप होता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ रूप होते हैं। तो जैसे अभी हम नाम रूप है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, तो कुत्ता या डॉग जो है वो क्या है? वो नाम रूप है, या आपको क्या लगता है वो सिर्फ नाम है या वो सिर्फ रूप है? कोई बताना चाहेगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि बोथ, और जो भी लगता है आपको। अगर नाम लगता है तो नाम लिखिए, रूप लगता है तो रूप लिखिए। बिकॉज इट विल हेल्प यू कि आपको सोचना शुरू करोगे। गुड। सो इट इज बोथ। तो बोथ क्यों है? क्योंकि उनके पास भी चित्त है। कुछ ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसको देखता है, उसको रिएक्ट करता है। तो मन है उसके अंदर, बॉडी है उनके अंदर। तो वो नाम और रूप दोनों ही है। उसी तरह से कोई भी, यानी ऑल लिविंग बींग्स आर नाम एंड रूपा। और जहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट्स है तो वो है रूप। तो टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? इट्स ओनली रूपा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, झाड़ जो ट्री है वो क्या है? वो क्या नाम रूप दोनों है कि सिर्फ रूप है? थोड़ा सोचना पड़ेगा उस पर और आपको जवाब देना पड़ेगा। वॉट एवर, अगर आप गलत भी देते हो सही भी देते हो, मैं एक्सप्लेन करूंगी वो। तो लेकिन बता, मतलब आपको क्या लगता है कि नाम में ये झाड़ झाड़ क्या है, ट्री क्या है? व्हाट इज ट्री? थोड़ा कोशिश करो। रूप, या वेरी नाइस, इट इज रूप। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली झाड़ के लिए क्यों पूछा? क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि झाड़ जो है, ट्री जो है, इट इज नाम एंड रूपा। तो उसके लिए वो बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज में ये आया है कि प्लांट्स ऑल्सो हैव फीलिंग्स। तो वो प्लांट्स में फीलिंग्स है, तो इसके लिए उसमें वो वेदना है। जैसे कोई झाड़ काटने आता है तो उन्हें डर लगता है, तो इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो उनका कहना है, मतलब साइंटिफिक स्टडी के एनालिसिस पे लोगों का कहना होता है कि इट इज इवन नामा, मतलब उसमें मन भी है, लेकिन झाड़ में मन नहीं है। क्योंकि मन जब आता है तो वहां पे इंद्रियों का क्षेत्र आता है। तो वो क्या, कोई ऑब्जेक्ट को देखता है, कोई ऑब्जेक्ट को सुनता है, किसी ऑब्जेक्ट को स्पर्श करता है, या उसके इंटरनल ऑर्गन्स है क्या जो बॉडीली ये वेदना समझते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झाड़ जो है वो रूप नहीं, वो ये नहीं है, नाम नहीं है। रूप का भी बहुत सारे फैक्टर्स है। जैसे झाड़ उगता है, फिर ग्रो होता है, फिर वो ओल्ड होता है, फिर डेथ होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये रूप में कैरेक्टरिस्टिक में आता है। तो इस तरह से झाड़ जो है, ट्री जो है, इट इज ओनली रूपा। तो वेरी नाइस कि बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी है कि व्हाट इज नामा एंड व्हाट इज रूपा। सो नामा इज द माइंड एंड द मेंटल फैक्टर्स, and rupa is the objects or the matters which is visible and which we can feel or
उसके भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये हुए नाम एंड रूप पे। तो अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि अलग अलग चित्त है और प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो आज हम अकुशल चित्त इस पे ज्यादा बात करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने अकुशल चित्त स्टार्ट किया था, बट लास्ट 20 मिनट्स में वो अकुशल चित्त पे हमने बात करना स्टार्ट किया था एंड वो थोड़ा रश्ड हो गया था, बहुत फास्ट चला गए थे। तो उसको थोड़ा आराम से समझेंगे और आज पूरे 12 अकुशल चित्त हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जैसे कोई शॉपिंग मॉल है, तो शॉपिंग मॉल में हम जब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि शेल्फ पे बहुत सारी चीजें हैं। वहां पे बॉडी केयर की चीजें होगी, फेशियल केयर की चीजें होगी, फिर बहुत सारे फूड ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे टॉयलेटरी आइटम्स होते हैं, फिर बहुत सारे घर की यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। लेकिन उन प्रोडक्ट्स में कहीं भी क्या माइंड केयर के लिए प्रोडक्ट होता है क्या? कि मन तो सबसे बड़ा है, उसके लिए वहां पे कोई भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या मार्केट में या शेल्फ पे? तो आंसर है नहीं है अवेलेबल। तो हमें माइंड केयर के बारे में इतना क्यों ध्यान देना है, क्यों फोकस करना है, जिसके बारे में दुनिया सोचती ही नहीं है? क्योंकि ये मन ही है जो हमारी उत्पत्ति का कारण है। और जब तक हम इस मन को नहीं समझेंगे तब तक हम इसको डिकोड नहीं कर सकते। और हम इसका डिकोड नहीं करेंगे तो इसका मतलब निभाना नहीं है। हम ये 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में हमेशा कहीं ना कहीं, कभी अच्छा किया तो देवा वर्ल्ड चले गए, बुरा किया तो नीचे चले गए, अपाय लोक में चले गए। अच्छा और बुरा दोनों किया तो उसमें से कुछ जो भी चित्त उत्पन्न हुआ उस वजह से इस लोक में उत्पत्ति हो गई। तो ये जो भव चक्र है ये कंटिन्यूस चलते रहेगा और ये चक्र कभी स्टॉप नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये बहुत समझना जरूरी है कि मन का क्षेत्र क्या है, मन कैसे वर्क करता है, और मन का कौन से चित्त है जो हमें इस भव में घुमाते रहते हैं। तो चित्त दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं अकुशल चित्त और एक होता है कुशल चित्त। उसमें भी बहुत सारे, दो नहीं है बहुत है, बट अभी सिर्फ ब्रॉडर सेंस के लिए मैं अकुशल और कुशल का ही बोल रही हूँ। तो अकुशल और कुशल, कभी अकुशल कुशल क्या है सबसे पहले? तो कु बोलते हैं, कु का मीनिंग है इविल, यानी जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है, वो है कु। शला है रिमूव, यानी बुराई को जो निकालता है वो है कुशल। तो अकुशल एग्जैक्टली इसका उल्टा, जो बुराई से जुड़ता है, दैट इज अकुशल। तो अकुशल जो है वो बुराई से जुड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कुछ बुराई से जुड़ के कुछ किया तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। आप बुरा करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा किया तो बुरा होगा, वैसा भी नहीं होता है। ये परमात्म धम्म है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती है। तो अकुशल किया तो नेगेटिव रिजल्ट, कुशल किया तो वेरी गुड रिजल्ट। अभी अकुशल से क्यों बचना चाहिए? अभी जैसे जहर होता है, जहर क्या करता है, आपकी लाइफ को खत्म करता है। अगर आपने बहुत थोड़ा जहर लिया तो बहुत बुरी तरह बीमार हो जाओगे और बाद में बहुत प्रयास करने के बाद ठीक हो जाओगे। लेकिन एकदम पूरे ढेर सारे जहर जैसे बॉटल ही खा ली तो क्या होगा? इमीडिएट डेथ। उसी तरह से रोज धीरे 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 जो हम ये करते हैं ना, वो अकुशल, वो पॉइजन की तरह है। इट डिस्ट्रॉयज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। अभी हम देखते हैं लाइफ में कि कोई लोग बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं, कोई लोग वेरी वेरी मतलब बहुत ही खराब कंडीशंस में, और कोई सो सो कंडीशंस में। तो वहां पे ऐसा भेदभाव कैसे हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे में है, कोई इतने बुरे में है और कोई ठीक ठाक में है? तो बिकॉज ऑफ व्हाट दे डिड, तो वो किसने थोड़ा थोड़ा जहर लिया रहेगा तो उसको उस हिसाब से वैसा उसका बॉडी को रिएक्शन आया, जिसने ज्यादा ले लिया उसको वैसा रिएक्शन आ गया। तो अकुशला इज लाइक अ पॉइजन। अभी जैसे दो प्लेट है, उसमें एक प्लेट में अच्छा खाना है और एक प्लेट में जहरीला खाना है, और हमें अगर पता है कि ये जहर वाला खाना है और कोई हमें फोर्स करे कि खाओ, या हम उसको खाना चाहे, तो कैसे हम उसको अप्रोच करेंगे? बहुत कॉशन से, क्योंकि हमें मालूम है हमने खा लिया तो हमारी डेथ है। तो वो कौशन डेवलप कैसे होता है? जब तक आपको कुशल ही नहीं मालूम है तो फिर आप वो अकुशल से दूर कैसे हटोगे? तो इसके लिए हमें अकुशल भी समझना है और कुशल भी समझना है। फिर अकुशल का स्वभाव कैसा है? अकुशल ये कैसे जाने कि हमने कुशल किया है कि अकुशल किया है? तो उसका बहुत सिंपल मापदंड है
कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो आपको कार्य करने के बाद मन में रिग्रेट होता है क्या, पश्चाताप होता है क्या, या नहीं होता है? अगर आपको पश्चाताप होता है तो इसका मतलब आपने कुछ अकुशल किया है, यानी अच्छा नहीं किया है, और वहां पे कोई रिग्रेट नहीं है वो काम करने के बाद, तो इसका मतलब आपने कुशल किया है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आपका स्वभाव ही अकुशल करना है, तो भले आप, जैसे कोई बहुत झूठ बोलता है, रोज झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि बस रे बस, तो उसको कोई रिग्रेट नहीं होता है वो झूठ बोलने का, बिकॉज उसका पैटर्न इतना स्ट्रांग है अकुशल का, दैट ही विल नॉट रिग्रेट। रिग्रेशन किसको आएगा? जो सजग हो रहा है इस चीज को जानने के लिए कि व्हाट इज कुशल एंड व्हाट इज अकुशल। तो जो इसका प्रयास कर रहा है उसी को वो पश्चाताप आएगा, जो प्रयास नहीं कर रहा है उसको पश्चाताप नहीं आएगा। तो ये पहला कि आप कैसे समझो कि आप अकुशल कर रहे हो कि कुशल कर रहे हो। फिर जो कोई भी कार्य किया, तो वो कार्य को करने के बाद आपको खुशी मिलती है कि दुख मिलता है? अगर आपको खुशी मिल रही है इसका मतलब आपने कुशल किया, और अगर आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब आपने अकुशल किया। तो इस तरह से हम सेल्फ चेक कर सकते हैं कि हम अकुशल कर रहे हैं कि कुशल कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हम जब विपश्यना करने लगते हैं तो एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग या ये अवेयरनेस डेवलप हो जाती है कि अकुशल क्या है, कुशल क्या है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो गुरुजी हमको शील देते हैं, तो वहां से ही हमारी वो नींव रख दी जाती है कि अकुशल क्या है और कुशल क्या है। तो इस वजह से हम उसको अच्छा आसानी से समझने लगते हैं। फिर अकुशल कैसा है? वो करना बड़ा आसान है। कभी भी देखो कि कोई चीज, जैसे कोई अगर सपोज किसी को कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई बहुत महंगा एक्सपेंसिव, सपोज रोलेक्स की वॉच चाहिए, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको वो वॉच मिलेगी। वहीं किसी और ने, उसको भी वॉच चाहिए बट उसको कोई मेहनत नहीं करनी है, उसको अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, उसको अपना कोई वीर्य इन्वेस्ट करके पैसे सेव नहीं करने, और उसने सपोज किसी से ले ली, तो ले लेना और वो ऑब्जेक्ट उसके पास आ जाना, इट वॉज वेरी इजी। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके लिए बहुत मेहनत की, उसको बहुत टाइम लगा, उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो इस तरह से अकुशल जो है इट्स एन इजी वे टू गेट थिंग्स, या टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव दिस, बट ये राइट तरीका नहीं है। और कैसे होता है ना, ये हैबिचुअल पैटर्न में बहुत है, मतलब हम एवरी डे इतना अकुशला करते हैं कि वो बहुत स्पॉन्टेनियस आता है, क्योंकि वो हैबिट में है ना। जैसे कोई चीज, जैसे अभी रात को नहीं वो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब जैसे बहुत ही स्वभाव में आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ऐसे ये होते हैं, झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, तो कोई एक शब्द बोले तो वो 10 शब्द सुनाने के लिए पहले से रेडी रहते हैं, तो इमीडिएटली रिएक्शन आता है। तो बिकॉज उनका हैबिट पैटर्न इतना स्ट्रांग है रिएक्शन करने का कि दे विल रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली। तो इस तरह से अकुशला का हैबिट पैटर्न हैबिचुअली वो इतना इजी हो जाता है और वो करना आसान लगता है। बहुत साल पहले मैंने ना टीवी पे एक प्रोग्राम देखा था, पावर रेंजर्स करके आता था, मेरा भतीजा देखता था, तो उसके साथ मैं भी बैठ के देखती थी। तो उसमें कैसा था कि ये 5 बच्चे होते हैं और दे आर पावर रेंजर्स, तो उनके पास ताकत है और वो हमेशा अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ भी अगर अटैक होता है अर्थ पे, तो वो अर्थ को सेव करते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो हमेशा अटैकर्स होते हैं वो बोलते हैं इसको अंदर से खत्म करते हैं अर्थ को। तो क्या करते हैं, वो अर्थ पे से ना होप को गायब कर देते हैं। तो जब वो अर्थ पे से होप गायब कर देते हैं तो अर्थ जो है वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, कहीं भी कलर्स नहीं होता है, कोई हंसता नहीं है, कोई उत्साह नहीं होता है, तो सब ऐसे फीका फीका हो जाता है। फिर लाइफ एकदम ऐसे ड्रैग जैसे लगने लगती है, पूरी सैडनेस, डिप्रेशन, सब बस लोग ऐसे बैठे हैं दूर दूर, कोई कुछ कर नहीं रहा है, देयर इज नो होप। फिर क्या होता है कि अर्थ को मॉनिटर करने वाले देवास भी है, वो वहां से देखते हैं कि अर्थ पे कंडीशन क्या है। तो देखते हैं कि ऐसी कंडीशन आई है कि ये जो है, जो डीमंस है, उन्होंने वहां से होप हटा दिया है। अब क्या पृथ्वी वाले क्या करेंगे? तो फिर एक देवा बोलता है कि मनुष्य इस कंडीशन से बाहर आने के लिए ना प्रयास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आसान है गिव अप कर देना, आसान है सिचुएशंस को के साथ समझौता कर लेना, लेकिन उसमें लड़ना, उसके अगेंस्ट खड़े होना, इसमें बहुत ताकत लगती है, वीर्य लगता है। तो फिर वो नहीं करेंगे, स्वभाव से मनुष्य आलसी है। तो फिर वो एक देवता बोलता है नहीं, ये लेकिन है ह्यूमंस, और ह्यूमंस में एक कैपेसिटी होती है जो किसी में नहीं होती है।
तो वो उस कैपेसिटी के बल पे रिबाउंड करेंगे, आएंगे वापस। तो फिर क्या होता है, अर्थ पे एक लड़का होता है, वो हमेशा एक माउथ ऑर्गन बजा करता है, हमेशा उसके हैबिट में रहता है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा अर्थ ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें भी उसके माइंड में वो इतना कंडीशनड है कि वो अपना माउथ ऑर्गन उठाता है और वो बजाता है। तो जब वो बजाता है तो फिर उसको ये पावर रेंजर्स सुनते हैं, तो उनको ऐसे अच्छा लगता है, तो उनको एक होप लगती है, तो सोचते हैं कि वी कैन फाइट। फिर वो उठते हैं और फाइट करते हैं और अर्थ को वापस से उस डिमेंशन से छुड़ा लेते हैं, फिर से कलर आ जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हैबिचुअल कोई चीज है तो वो आपसे बहुत स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो ऐसे होपलेस कंडीशन में भी उस लड़के को हैबिट थी कि कुछ करने की, तो उसने किया और रिजल्ट आया। उसी तरह से अकुशला भी जो है वो बहुत हैबिचुअल काम है, बार बार करने की वजह से वो बहुत इजी है करने के लिए। फिर ये जो हमारा ये है क्षेत्र है, ये कैसा है, ये पूरा सेंशुअल ऑर्गन्स का क्षेत्र है। कोई भी विषय आता है, जैसे आंखों के सामने कोई रूप आया तो माइंड इमीडिएटली उस दिशा में चल देता है। कान पे कोई शब्द आया, माइंड उस दिशा में चल देगा। नाक पे कोई गंध आई, माइंड उस दिशा में चल देगा। जीवा पे कोई टेस्ट आया, माइंड उस दिशा में चल देगा। बॉडी को कोई स्पर्श हुआ, माइंड उस दिशा में चल देगा। तो इस तरह से माइंड जो है, जो हमेशा वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के क्षेत्रों में रहता है, इंद्रियों के क्षेत्र में रहता है। तो इसको समझेंगे कैसे कि जैसे हिमालय में बहुत स्पेशल टाइप के ना कुछ बंदर होते हैं, और उनको पकड़ने के लिए वहां पे पोचर्स आते हैं, जो ये होते हैं शिकारी। तो वो उनको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल काम करते हैं। वो कभी भी ऐसे एक स्पेशल ग्लू होता है जो बहुत चमकीला होता है, तो उसको हर झाड़ पे चिपका देते हैं। तो जब बंदर आता है और उसको देखता है तो उसको एक जिज्ञासा है कि क्या है, तो वो उसको लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तो जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है तो वो उससे चिपक जाता है। फिर अभी ये हाथ चिपक गया है, तो अभी वो दूसरा हाथ से उस इस हाथ को निकालने के लिए दूसरा हाथ यूज करता है, तो ये हाथ भी चिपक जाता है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि ना पैर से ढकेल के अपनी बॉडी छुड़ा लेता हूँ, तो वो अपना पैर उठाता है तो वो तीसरी जगह चिपक जाता है। फिर बचा और एक पैर, उसको भी ले आता है, वहां से भी चिपक जाता है। अभी चारों तरफ से बुरी तरह चिपक जाता है। फिर अभी सिर्फ बचा उसका मुंह, तो वो मुंह को उस पर पुश करने की सोचता है कि पुश करके बॉडी को पीछे ले लूंगा। तो वो जब उससे भी उसको भी लगा लेके आता है तो वो भी चिपक जाता है। तो इस तरह से वो 5 जगह से बुरी तरह वहां पे जकड़ जाता है, और जब वो जकड़ जाता है तो उसको पकड़ना बड़ा आसान होता है। तो इसी तरह हमारा मन जो है वो 5 इंद्रियों के क्षेत्र में, और वो यहाँ पे इतनी बुरी तरह जकड़ा है कि वहां से उसको निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस पे सजगता लानी है, इसको समझना है कि इन क्षेत्र इन विषयों से, इन अटैचमेंट से, इस दोष से, इस मोह से कैसे निकले। और पहले वो समझे कि ये चीजें है क्या, ये लोभ क्या है, ये दोष क्या है, ये मोह क्या है। उसके बाद ही तो हम उस पर काम कर पाएंगे। तो जैसे अगर कोई बीमार होता है तो उसको क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन क्यों दी जाती है, ताकि वो ठीक हो उसका रोग। लेकिन अगर वो मेडिसिन लेके वो सिर्फ बॉटल्स में रख दे और वो मेडिसिन खाए ही नहीं, तो क्या होगा, क्या वो ठीक हो पाएगा? इम्पॉसिबल। तो उसी तरह से जो हम ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, शील का अभ्यास करते हैं, आनापान का अभ्यास करते हैं, विपश्यना का अभ्यास करते हैं, ये सब जब हम यूज करेंगे तो हम अकुशल से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो वो वैसे ही रहेगा। फिर चित्त हमने क्या समझा था, व्हाट इज चित्ता? चित्ता इज समथिंग विच नोज, यानी वो वैसा है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कब होती है, जब वो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आता है और बिकॉज ऑफ कंडीशंस देयर इज सम ये रिएक्शंस, वहां पे कुछ हलन चलन होती है, उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो चित्त तो एज एज इट इज वेरी न्यूट्रल, वो सिर्फ जानता है। लेकिन ये कंडीशंस पे हम वर्क कर सकते हैं। जैसे एक मैंगो सीड है, अगर उस मैंगो सीड में पूरा पोटेंशियल है कि वो एक झाड़ बन सकता है, लेकिन वो किसी बॉटल में अगर सिर्फ रखा है, तो क्या वो झाड़ बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसको हम लेके जाएंगे, मिट्टी में डालेंगे, पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, थोड़े टाइम के बाद वो नीचे जड़ लेगा, उसके बाद उसका ऊपर से वो स्प्राउट होगा और छोटा सा झाड़ बनेगा। तो इस तरह से उसकी पोटेंशियल कब बाहर आई, जब उसमें उसको कंडीशंस मिले। तो उसी तरह ये कंडीशंस पे हम वर्क कर सकते हैं, इस कंडीशंस में हम रिएक्ट नहीं करें। कंडीशंस भी आएगी और ये चित्त भी अवेयर होगा उस चीज के लिए, लेकिन अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम कुछ कर्म नहीं बांधेंगे, तो वहां पे हम ये चीजों को बहुत सजगता से हम अपने आप को उसमें से निकाल सकते हैं। तो हमें पूरी तरह उसी चीज को समझना है और उस पर ही वर्क करना है। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि चित्त जो है, हमने लोभा मूला चित्त देखा था।
तो लोभ मूला चित्त में हमने आठों के आठों पूरे देखे थे। तो आज हम सारे पूरे 12 कवर करेंगे। तो 12 चित्त है, 12 अकुशल चित्त है। 12 अकुशला, लोभा 8, दोसा 2, मोहा 2। तो ये 8 2 2 टोटल है 12। 12 अकुशल चित्त है। और ये ही चित्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब तक ये चित्त से छूटते नहीं है तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये 12 चित्त को समझना है कि कैसे चित्त है, कैसे वर्क करते हैं, और इनसे ये समझा तो उसके बाद इस पे वर्क करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें मालूम ही नहीं है हमारा दुश्मन कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजीज कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये 12 अकुशल चित्त को अच्छे से समझेंगे। अभी हमने क्या समझा था लास्ट क्लास में कि लोभा मूला चित्त ये 8 है। तो अभी चित्त जो है वो हमेशा कोई ऑब्जेक्ट ग्रैस्प करता है, वो ऑब्जेक्ट की वजह से ही उत्पन्न होता है। फिर वो भले लोभ वाला चित्त हो, दोष वाला चित्त हो, मोह वाला चित्त हो। तो इस तरह से हमारे जो सेंस पेयर है, हम कामावचरा में, इस पेयर में कोई स्मेल, कोई टेस्ट, कोई टच, कोई मूवमेंट, कोई फीलिंग, तो ऐसे चीजों की वजह से हमारा चित्त उत्पन्न होता है। लेकिन जो वो हमने ये भी देखा था कि भूमि भी है जहाँ पे वो चित्त उत्पन्न होता है। तो लेकिन जैसे हमने देखा था कामावचरा भूमि, रूपावचरा भूमि, अरूपावचरा भूमि, तो ये ऐसे भूमि थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेवल्स है, दे आर जस्ट। और ये कि पहला कामावचरा चित्त ही आएगा, फिर रूपावचरा चित्त ही आएगा, फिर रूपावचरा चित्त ही आएगा, फिर लोकुत्तर चित्त आएगा। तो इस तरह से वो ये नहीं है, हायरार्की नहीं है, दे आर जस्ट कि यहाँ पे ये चित्त उत्पन्न हो सकता है। जैसे कामावचरा में भी, मतलब इस मनुष्य लोक में हम हमारे जो कोई अगर ध्यान के अभ्यास करता है तो वो उसका रूपावचरा चित्त उत्पन्न हो सकता है। अगर उसको मग्न फल की प्राप्ति होगी तो लोकोत्तर चित्त उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से हर टाइप का चित्त उत्पन्न हो सकता है अलग अलग भूमि में। तो ये भी हमने बहुत क्लैरिटी से समझा था कि इट इज, उसका रिलेशन बहुत बहुत पास का है कि काम भूमि में कामवचन चित्त की वजह से ही उत्पत्ति होती है, वो रीजंस होते हैं, वो उसकी वजह से यहाँ हम आते हैं। लेकिन इस भूमि में आने के बाद हम दूसरे भूमि के चित्त भी क्रिएट, मतलब हम ग्रेस कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो दैट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। तो फिर अभी बुद्धा ने कैसे डिफाइन किया है कोई भी चीज को, या क्या बोला है मेन कि अपने अंदर के विकारों को निकालो। बुद्धा ने यही बोला है कि रिमूव द डिफाइलमेंट्स विद इन यू। तो डिफाइलमेंट्स क्यों बोले, क्योंकि ये जो डिफाइलमेंट्स है इसके वजह से ये सफरिंग है, दुखा है। जब तक ये डिफाइलमेंट्स नहीं निकलेंगे हमारी सफरिंग एंड नहीं होगी। और ये डिफाइलमेंट्स क्या है, ये अकुशल चित्ता ही है जो हमें डिफाइल करते हैं। हम लोभ क्रिएट करते हैं, हम दोष क्रिएट करते हैं, हम मोह क्रिएट करते हैं। तो इसकी वजह से ये डिफाइलमेंट्स क्रिएट होते हैं। और जब तक इनका संग्रह है, जब तक ये है, तब तक हमें मुक्ति नहीं है। तो इस पे हमें बहुत काम करना है। तो ग्रीड क्या है, हमने क्या देखा था, लोभा मूला चित्ता। तो अभी लोभा मूला चित्ता के बारे में देखते हैं। व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड मतलब किसी भी चीज का लालच। तो हमने क्या देखा था कि लोभ के 8 चित्त है। लोभ के कितने चित्त है? 8। सोमनस सहगत, दिट्टिगत, संप्युतम, असंखारिकम। सोमनस सहगत, दिट्टिगत, संप्युतम, ससंखारिकम। सोमनस सहगत, दिट्टिगत, विप्युतम, असंखारिकम। सोमनस सहगतम, दिट्ठिगत, विपरीतम, ससंखारिकम। फिर और जो 4 चित्त है उसमें उपेक्षा है। तो उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत, उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत संप्युतम असंखारिकम। सेम, उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत संप्युतम ससंखारिकम। उपेक्षा सहगत दिट्ठिगत विपरीतम असंखारिकम। उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगत विपरीतम ससंखारिकम एकम। तो इस तरह से ये 8 चित्त है जो लोभ मूल के है। अभी इसमें
जब भी लोभ है तो वो क्या है, आपको वो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इट इज डिजायरेबल। तो वहां पे वेदना कैसी होगी कि मुझे ये चाहिए। तो जब वो मिलता है या वो जब हम उसको पाने की एक माइंड में क्रिएशन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई इसमें वेदना जो होगी वो सोमनस है। फिर बहुत बार हमें चाहिए होता है वो ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारे इतनी स्ट्रांग कोई वेदना नहीं होती है, तो वहां पे वो उपेक्षा यानी न्यूट्रल फीलिंग, तो उसके साथ वो उत्पन्न होता है। और लोभ हमेशा दिट्ठी से उत्पन्न होगा या दिट्ठिगत विपरीतम, ये दो ही रूट्स है जिससे लोभ के चित्त उत्पन्न होते हैं। फिर अभी ये है लोभा मूला चित्ता। अभी लोभा मूला चित्ता मतलब क्या, लोभ, मूला मीन्स रूट, और चित्ता, तो जो जिसकी जड़ ही लोभ की है वहां से जो चित्त उत्पन्न होगा वो लोभ का होगा। जिसकी जड़ दोष की है तो वहां से जो चित्त उत्पन्न होगा वो दोष का है। जिसकी जड़ मोह की है वहां से जो चित्त उत्पन्न होगा वो मोह का होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं लोभा मूला चित्ता। अभी ये लोभा मूला चित्ता है, लेकिन इसके साथ मोहा भी होगा। जो मोह है दैट इज द मदर ऑफ ऑल अकुशला। तो मोहा को बोलते हैं अविद्या, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस की वजह से ही हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से ही लोभ मूल चित्त उत्पन्न होते हैं। तो लोभ के साथ मोहा भी होगा, बट मोहा इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, लोभ का बहुत स्ट्रांग दिखता है, इसलिए इसको लोभा मूला चित्त बोलते हैं। और वैसे ही दोष में दोष बहुत स्ट्रांग दिखेगा, मोह है बैकग्राउंड में बट वो इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है, इसलिए वो दोष मूला चित्त होता है। और मोहा मूला जो चित्त है उसमें वो मोहा ही बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहां पे वो मोहा मूला चित्त होता है। तो इस तरह से ये जो चित्त है लोभा मूला चित्ता, ये इसको बोलते हैं दो रूट्स है, मतलब एक लोभ का है और एक मोहा का है। तो ये याद रखना हमेशा कि लोभा मूला चित्ता इज विथ टू रूट्स। वो सिर्फ लोभ का रूट नहीं है, उसमें मोहा का भी रूट है। तो अभी लोभा मूला चित्ता में दिट्टिगता संपयुक्तम जो पहला चित्त है, सोमनस सगतम दिट्टिगता संपयुक्तम असंखारिकम एकम। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई बच्चा है क्लास में, अगर बहुत अच्छा कुछ वो शॉर्पनर पेन या कुछ लाता है और दूसरे बच्चे को वो चाहिए, अच्छा लगता है, तो वो सोचता है कि मैं चोरी कर लूं और ये मुझे मेरे पास आ जाएगा। तो उसको चोरी करना गलत नहीं लग रहा है, तो वो होता है दिट्ठी यानी रॉन्ग व्यू। और उसको बड़ी खुशी है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सोमनस से है और खुद उसके माइंड में थॉट आया है, तो इट इज असंखारिकम। तो उसी तरह से सेकंड जो चित्त है सोमनस सगतम दिट्ठिगत संपितम ससंखारिकम, सेम एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, वहां थोड़ा सा उसमें चिंतन है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो शायद 5-10 मिनट के बाद वो खुद ही बोलता है कि चलो करते हैं। तो वहां पे वो ससंखारिक हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा हिचका वहां पे करने के लिए, एकदम स्पॉन्टेनियस नहीं था। या कोई बाहर से आगे उसको इनपुट देता है कि भाई तू कर ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो किसी के मोटिवेशन से करता है, तो उसको बोलते हैं ससंखारिकम यानी किसी की हेल्प से। तो इंग्लिश के में अगर बोलते हैं तो असंखारिकम इज लाइक अनप्रॉम्प्टेड, किसी ने आपको बोला नहीं, और ससंखारिकम होता है जो प्रॉम्प्टेड होता है कि करो। तो इस तरह से ये 8 चित्त है, 4 दिट्ठी के हैं, 4 दिट्ठी के बगैर है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये समझा दिट्ठी और दिट्ठी का विपरीतम क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस और नो, बस वाई लिख दो या एन लिख दो। आई अज्यूम कि शायद नहीं, फर्स्ट टू क्लियर, ओके ठीक है। तो आगे की चित्त क्या है, सोमनस सगतम दिट्ठिगत विपरीतम असंखारिकम, और सोमनस सगतम दिट्ठिगत विपरीतम ससंखारिकम। तो ये दिट्ठिगत विपरीतम यानी क्या है, यहाँ पे उसका पहले वाले में क्या है कि मैं चोरी कर लेता हूँ और चोरी करना गलत नहीं है, ऐसी उसकी धारणा है कि चोरी करना गलत नहीं है। थर्ड चित्त में वो जानता है कि चोरी करना गलत है, उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो करता है, क्यों, क्योंकि लोभ है मन में, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए वो ये चोरी करता है। यानी जानता है इट इज रॉन्ग टू डू बट स्टिल ही डज, दैट इज दिट्टिगता विपरीतम। यानी वहां पे रॉन्ग व्यू नहीं है, उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बट लोभ इतना स्ट्रांग है कि मुझे चाहिए, तो वो चोरी करता है। चौथे चित्त में सोमनस सहगतम दिट्ठिगता विपरीतम ससंकारिकम, यानी वो जानता है
चोरी करना गलत है, थोड़ा सोच रहा है करूँ कि नहीं करूँ, फिर खुद की मोटिवेशन से ये करता है, या कोई बोलता है कर ले, चोरी करना गलत है लेकिन तुझे चाहिए वो ऑब्जेक्ट और ये इस रास्ते से ये मिल सकता है तो तू ले ले। तो इस तरह से क्या होता है, वो ये ऑब्जेक्ट को ले लेना चाहता है बिकॉज लोभ है। लोभ इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, वो उसको वो ऑब्जेक्ट छोड़ता नहीं है। तो दैट इज लोभा, दैट इज ग्रीड। वहां पे वो डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है कि चाहिए। तो जहां पर भी ये बहुत स्ट्रांग दिख के आएगा तो दैट इज, वो क्षेत्र किसका है, लोभ का क्षेत्र है। फिर लोभ में दिट्ठी आता है और ये आता है दिट्ठी का विपरीतम, इसका एक्चुअली एक टर्म है लेकिन वो हम चेतसिक में आएंगे तब वो बहुत क्लैरिटी से मैं बताऊंगी, यहाँ पे मैं उसको मेंशन नहीं कर दूँ। तो यहाँ पे इतना ही समझो कि या तो दिट्ठी है या तो दिट्ठी नहीं है। तो दिट्ठी है यानी कि उसको लगता है गलत चीज करना सही है, मतलब रॉन्ग व्यू। और जहां पे दिट्ठी नहीं है यानी दिट्ठी विपरीतम है, तो वो जानता है गलत है फिर भी वो गलत करेगा बिकॉज लोभा है। लोभ, वो बोलते हैं ना अंधे हो जाते हैं, इट ब्लाइंड्स यू। तो बिकॉज ऑफ लोभा वो नहीं समझ रहा है और वो करेगा। तो जब हम बहुत खुश होके, सोमनस मतलब बहुत हैप्पी होके इस चीज को करते हैं तो उसको कहते हैं सोमनस सहगतम। और जब हम वही यही सेम वही वाला एग्जाम्पल कि कोई क्लास में बच्चा है, उसको वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो उसको चोरी कर रहा है लेकिन नॉट विथ अ कोई बहुत ऐसे वेदना नहीं है, मतलब बहुत ऐसे हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये मैं ले लूं, मुझे मेरे पास होनी चाहिए इतनी कलरफुल पेंसिल या इतना कलरफुल शार्पनर, मेरे पास भी होना चाहिए। तो वो एक्ट कर रहा है, चोरी का कर रहा है। और पहले वाले इसमें सेम वैसी कि वो चोरी को गलत नहीं मान रहा है इसलिए वो कर रहा है। तो उसने वो कर ली और खुद से कर ली तो असंकारिक, उसमें वेदना बदल गई लेकिन है एक्शंस वही है, वैसे ही प्रकट होता है। तो कोई भी चीज, अभी लोभ कैसे है ना, वो कम इंटेंसिटी से लेके बहुत हाई इंटेंसिटी तक जो उसके क्षेत्र में आएंगे। जैसे कोई चीज हमें अच्छी लगती है, मतलब एक लाइकिंग है कि मुझे ये चीज अच्छी लगती है, कोई डिजायरेबल ऑब्जेक्ट देखा तो वो अच्छा मतलब चाहिए ऐसा मन में आता है। फिर ऐसा होता है कि आजकल ये बहुत कॉमन है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडल्जेंस, कि आजकल लोग घंटों एक रील, दूसरा रील, तीसरा रील, इंस्टाग्राम पे घंटों रील्स देख रहे हैं। तो क्या करें, उनको अच्छा लगता है वो रील्स देखना, वो टाइम पास करना, तो वो कैसे सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब उसमें उनको लगता है कि वाह मजा आ रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, इतना घंटों निकल गए। फिर आजकल ये मोबाइल का वी गेट फ्री कॉल्स, तो इतना लोग घंटों फोन पे बात कर रहे हैं, काम धंधा है नहीं, मतलब कोई ऐसे बहुत क्या बोलते हैं पर्टिकुलर कोई चीज के बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन सिर्फ फलाना ये फलाना वो ये वो, मतलब अननेसेसरी। बिकॉज क्यों है, क्योंकि फ्री कॉल्स है तो टाइम पास करने के लिए कुछ मिल गया, तो सेल्फ इंडल्जेंस ये भी लोभ है। तो इस तरह से मतलब छोटा एक हल्का कोई चीज का लाइकिंग या उसके प्रति थोड़ा सा कुछ ऐसे मन में कि मुझे ये चाहिए, और डिजायर, फिर सेल्फ इंटेलिजेंस, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम ग्रीड कि भाई चाहिए ही चाहिए। तो ये सारे लोभ के क्षेत्र में आते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट है, ग्रीड और जो ये लोभा है ना, इससे निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज अटैचमेंट, इट स्टिक्स। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 4 फैक्टर्स है लोभ के। तो लोभ क्या करता है, इट ग्रैब्स द ऑब्जेक्ट, यानी वो ऑब्जेक्ट के पास जाना चाहता है, उसको वो चाहिए। फिर उसका स्वभाव कैसा है, वो उससे चिपक जाता है कि मुझे चाहिए। इसका प्रगटीकरण कैसा होता है कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, इट डज नॉट वांट टू गिव अप। और वो उसका प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है, क्यों वो चित्त उत्पन्न होता है, कि उसको लगता है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी। लोभ का ऐसे होता है ना कि हमें जो चीजें अच्छी लगती है मैक्सिमम, उसी में ये हमारा वो एक माइंड में वही होता है ना कि मुझे ये मिल गया तो मुझे ऐसा हो जाएगा, ये मुझे अनुभव हो जाएगा, मेरे को ये हुआ तो ये कंफर्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से इस फैक्टर्स के, ये फैक्टर्स है लोभ के। तो लोभ का ऐसा ये स्वभाव है, या ऐसा वो प्रकट होता है, या ऐसे वो उत्पन्न होता है। तो लोभ इज लाइक दिस। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन कि दिट्ठी और दिट्ठी विपरीतम समझा, समझा कि क्या है, व्हाट इज दिट्ठी एंड दिट्ठी विपरीतम, रॉन्ग व्यू होना। हाँ, यहाँ हम आ रहे विपाक का हम ज्यादा अभी नहीं कवर करेंगे बिकॉज वो अहेतुक में आएगा, अहेतुक में बहुत क्लैरिटी है। तो अभी हम इसमें क्या है, दिट्ठी वाला चित्त चार है, चार चित्त विपरीतम के, यानी
पहले वाले में क्या है कि गलत समझता ही नहीं है, गलत करने को गलत नहीं समझता है तो उसको दिट्ठी बोलते हैं। और दूसरे में है गलत जानता है और वो फिर भी करता है बिकॉज लोभ है। तो दिट्ठी और दिट्ठी विपरीतम। अभी यहाँ पे दिट्ठी वाले कर्म दिट्ठी वाले चित्त से किया हुआ कर्म का ज्यादा रिजल्ट आएगा कि दिट्ठी विपरीतम वाले चित्त से किया हुआ का ज्यादा रिजल्ट आएगा। जैसे भी क्वेश्चन भी था कि विपाक कैसे होगे, तो दैट इज रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आएगा? तो जब हम कोई चीज को दिट्ठी से करते हैं, when we do something with a दिट्ठी, यानी हम गलत को गलत नहीं समझते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है दैट इज वेरी हैवी रिजल्ट। और जब हम जानते हैं कि चीज गलत है और हम वो एक्शन फिर भी करते हैं, तो उसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। अब क्यों ऐसे होता है? अभी ऐसे आपको पता है कि आपको चोरी चोरी करना गलत है, दैट इज इन योर नॉलेज कि चोरी किया तो नुकसान होता है किसी का, फिर वो इंसान रोता है, उसका वो लॉस होता है, फिर सिस्टम है, पुलिस स्टेशन जाओगे का रिजल्ट मिलेगा ये है, तो आपको भी दुख क्रिएट होगा, सामने वाले का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से वो जानता है कि ये चोरी करना पाप है या चोरी करना गलत है, तो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन उसका लालच है तो वो करता है। तो जब वो ऐसे करता है तो एक हिचक होती है, जब पता है ना कि हम कोई गलत कर रहे हैं, तो इस इंसान में एक हिचक होती है। तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट क्या आया कि उसको माइंड में ना एक बेचैनी आई कि अरे यार मैंने तो वो चीज उठा ली, अपनी नहीं थी, अभी अपनी नहीं थी तो वो एक बेचैनी। तो दैट इज इमीडिएट रिजल्ट व्हाट ही इज फीलिंग इन दैट मोमेंट। और बाद में इसका रिजल्ट आएगा क्योंकि उसने किसी का नुकसान किया है तो कोई और भी इसका शायद लेके चला जाएगा। तो दैट इट्स लाइक अ साइकिल। तो वो मूव ऑन, वो उसने मतलब शुरू कर दी हो, कड़ी शुरू कर दी है, तो वैसा चलेगा। तो दिट्ठी तथा विपरीतम वाला जो होता है उसमें थोड़ा कम रिजल्ट आता है, लेकिन जो दिट्ठी वाला है जिसमें आपको जानकारी नहीं है, मतलब आपको ये लगता है कि चोरी करना गलत नहीं है और आप चोरी करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसको क्योंकि वो कार्य में गलती ही नहीं लगती है, तो वो कभी रुकेगा क्या? वो हमेशा चोरी करेगा क्योंकि उसको वो चीज गलत ही नहीं लग रही है। जब जो चीज हमें गलत नहीं लगती है तो हम इसमें करेक्शंस कैसे करेंगे? अभी ये दिट्ठी के ऊपर एक थोड़ा सा ये एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किंग बिम्बिसारा जो अजात शत्रु के फादर थे, तो ये बहुत पुण्य आत्मा थे। और उनका इतना सौभाग्य कि जब भगवान बुद्ध अपनी बोधि के लिए जा रहे थे तो इनसे मुलाकात होती है। तो ये बोलते हैं कि आपको जब बोधि प्राप्त होगी ना तो सबसे पहले मेरे किंगडम में आना। तो भगवान बुद्ध उसके लिए एग्री करते हैं, तो बोधि प्राप्त होने के बाद सबसे पहले जिसके किंगडम में गए थे वो किंग बिम्बिसार के किंगडम में आए थे। और भगवान बुद्ध का वो बहुत मतलब बहुत ही श्रद्धावान उपासक, और भगवान बुद्ध की देशना से उनके श्रोतापन्न भी मतलब अर्या भी बन चुके थे। तो बड़े ही मतलब अच्छा कुशल कर्म था उनका, और बहुत ही सौभाग्यशाली। लेकिन उनका एंड कैसा हुआ, शायद आइडिया होगी आपको या जिससे पढ़ा है उसको मालूम होगा कि लास्ट में कैसा होता है कि अजात शत्रु जो है वो देवदत्त के कहने पे भड़काने पे अपने फादर को जेल में डाल देता है, क्योंकि देवदत्त बोलता है तू कब तक वेट करेगा किंग बनने का, तो तू इन्हें जेल में डाल दे। तो जेल में जब डालोगे तो तुम ही ये हो और तुम गद्दी पे बैठ सकते हो। तो फिर वो डाल देता है। फिर वहां पर भी वो स्टॉप नहीं होता है। वो क्या होता है, वो सोचता है अजातशत्रु कि ये जल्द से जल्द ये मर जाए, क्योंकि जल्द से जल्द ये मरेंगे तो घोषणा करना आसान होगा कि मैं राजा हूँ, अभी कोई नहीं है अधिकारी यहाँ का। तो वो सोचता है जल्द से जल्द मरे। तो फिर वो क्या करता है, उनका फूड भी स्टॉप कर देता है कि उनको खाना नहीं मिलना चाहिए। फिर उनकी जो मदर रहती है वो छुपा के खाना ले जाती है। फिर जब उसे पता चलता है कि छुपा के खाना लेके जा रही है, तो वो उनका जाना वहां बंद कराता है। फिर ऐसे करके वो उनको मतलब यातनाएं देते रहता है। और ये जो ये होते हैं किंग बिम्बिसार होते हैं, वो क्योंकि श्रोतापन होते हैं, तो वो ये सब यातनाएं बड़ी इससे मतलब बैलेंस्ड माइंड से झेलते रहते हैं। तो अजात शत्रु को इतनी अर्जेंसी हो जाती है माइंड में कि मुझे राजा बनना है और घोषणा करनी है, कि वो अपने बार्बर जो नाई होता है उसको बुलाते हैं और बोलता है कि एक काम करो तुम जाओ और मेरे फादर के जो पैर है ना वो एंकल से काट दो, यहाँ से काट दो। तो जो ये जो जिसमें हम शूज डालते हैं वो जो तलवा है उसको पूरा एंकल से काट दो।
और वो काटने के बाद उसमें नमक और तेल लगा देना और उनको ना चारकोल पे चलाना। तो इस तरह से हो सकता है कि इतनी बुरी यातना से तो कोई नहीं बच सकता है। तो फिर वो वैसा ही करता है कि वो जब जाता है तो वो पहले तो किंग बिम्बिसार उसको जब देखते हैं तो उनको लगता है अरे वाह, मतलब मेरे बेटे ने शायद भेजा है कि मेरी दाढ़ी वाड़ी काट के बाल वाल ठीक कर दे क्योंकि मैं यहाँ पे जेल में हूँ। तो बड़ा वो खुश होते हैं, लेकिन जब वो आता है ना वो उनका पैर काटना शुरू करता है। तो वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन वो उस यातना को बड़े तटस्थ भाव से वो झेलते हैं बिकॉज इधर श्रोता बना। और फिर वो उस पे इतना यातना देते हैं, नमक और तेल लगाते हैं, चलाते हैं कि वो बहुत बुरी उनकी डेथ होती है। लेकिन वो वहां से डेथ होने के बाद वो चतुर महाराज जी का देव वर्ल्ड में उत्पन्न हुआ क्योंकि वो श्रोता बन थे और बड़े पुण्यात्मा थे। तो इसमें क्या हुआ, इनको इतना इतना भयानक विपाक कैसे आया, इतना भयानक रिजल्ट कि ऐसा मतलब किसी के साथ हो सकता है क्या। तो उसके पीछे का ये कैसा है कि जब भी बिंबिसार यहाँ जाते थे, पगोड़ा में जाते थे या भगवान बुद्ध के यहाँ मिलने जाते थे, तो वो हमेशा ना शूज पहन के जाते थे और वो ना विहार में ना शूज उतारते नहीं थे। तो शूज पहन के वो विहार के अंदर वैसे ही चले जाते थे क्योंकि वो राजा थे। तो राजा अपना शूज बाहर नहीं निकालता है। तो वो शूज पहन के अंदर जाते थे और घूमते थे। तो जो सब बनते थे वो जब देखते थे तो उन्हें बड़ा से होता था कि भाई राजा है, सही है, लेकिन ये पूजनीय जगह है। तो यहाँ पे प्लीज शूज नहीं पहने। वैसे भी देखो हम मंदिर में जाते हैं तो शूज बाहर निकालते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट है ना, एक भले कोई भी हो अपना बाहर निकालता है शूज फिर ही अंदर जाता है। तो वो रिस्पेक्ट, वो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, वो सात्विकता मेंटेन करना चाहिए। तो ये वो जब भी जाते थे हमेशा जूते पहन जाते थे। तो इनको वो चीज में कुछ गलती नहीं लगती थी, वहां पे शूज पहन के जाना गलत नहीं लगता था। तो दिट्ठी का संप्युतम चित्त था वहां पे और खुद करते थे, असंकारिक था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इतना डेंजर उनको विपाक आया। तो लोभ के जितने भी 8 चित्त है उसमें से जो 4 दिट्ठी का संप्युतम चित्त है, इनका विपाक, इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है, बहुत ही भयानक आता है। और विपरीतम उसमें कैसे होता है, वो आदमी कहीं तो कभी रुकेगा, वो चीज से अपने आप को डिस एसोसिएट करेगा क्योंकि उसको समझ है, कहीं तो उसको अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो लोभ के चलते रुक नहीं रहा है। तो जब वो रुक जाएगा तो वो कर्म करना बंद करेगा। तो इस तरह से विपरीतम वाला थोड़ा हल्का होता है, दिट्ठी वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर ये जो 8 चित्त है, सोमनस के 4 और उपेक्षा के 4, ये 8 चित्त के अलावा और कोई भी टाइप का कॉम्बिनेशन वर्कआउट ही नहीं होता है लोभ चित्त उत्पन्न होने के लिए। मतलब इसके अलावा कोई लोभ का चित्त है ही नहीं। इसी 8 में सारा जितना भी लोभ का बेस का चित्त जो उत्पन्न हो सकता है वो यहीं पे, मतलब कैसा कैलकुलेशन किया रहेगा, कैसे समझा रहेगा कि ये इसमें सब बैठता है, इसमें कोई भी चीज छूटती नहीं है। अगर आप कितना भी सोचो, कितना भी दिमाग लड़ा लो कि कोई तो एक ऐसा होगा चित्त जो यहाँ पे छूट रहा है, तो नॉट पॉसिबल। तो ये इतना ब्यूटीफुली ये जो 8 चित्त है उस हिसाब से। फिर हमने देखा कि दिट्ठी वाले चित्त का हमें ज्यादा विपाक आएगा कि विपरीतम वाले, तो दिट्ठी वाले का ज्यादा विपाक आएगा, विपरीतम का थोड़ा कम आएगा। उसी तरह असंखारिक और ससंखारिक, तो जो असंखारिक चित्त है यानी जो आप स्पॉन्टेनियसली करते हो, खुद की चेतना से करते हो, उसका रिजल्ट ज्यादा आता है, विपाक उसका ज्यादा होता है। और जो ससंकारिक है, कोई फोक्स करता है या खुद का ही आपका मन कुछ क्षण के लिए थोड़ा डामाडोल था, फिर बाद में आप डिसीजन लेते हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये जो रिजल्ट आएगा थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम होती है। तो ये 8 चित्त है, 4 इसके सोमनस्वर वेदना वाले, 4 उपेक्षा वेदना वाले, फिर 4 दिट्ठी वाले, 4 विपरीत वाले, 4 असंखारिक वाले, 4 ससंखारिक वाले। अभी ये चित्त इस ऑर्डर में ही क्यों प्लेस किए गए, ऐसा क्यों बताया, सोमनस सगतम दिट्ठिगत संप्युतम असंखारिकम, फिर असंखारिक के बाद ही ससंखारिकम, फिर उसके बाद वापस से क्लास चेंज, सोमनस सगतम दिट्ठिगत विपरीतम असंखारिक, सोमनस सहगत दिट्ठिगत विपरीतम ससंखारिक, फिर उपेक्षा का चित्त, उपेक्षा में भी वैसा ही क्लासिफिकेशन, पहले दिट्ठिगत संप्युतम असंखारिक, फिर ऐसे इस ऑर्डर में क्यों है। तो ये इस ऑर्डर में इसलिए है क्योंकि जिस ऑर्डर में ये है उस इंटेंसिटी से ही उनके विपाक है। जो सबसे नीचे वाला चित्त है, लास्ट चित्त, उपेक्षा सहगतम दिट्ठिगता विपरीतम ससंखारिकम, इसकी जो इंटेंसिटी है विपाक देने की, रिजल्ट देने की, वो थोड़ी कम है। फिर वो सबसे कम है, सबसे कम है बिकॉज इट इज लास्ट। फिर उससे एक पायदान ऊपर जाएंगे 7वें चित्त पे,
तो दिट्ठी ये उपेक्षा सहगतम दिट्ठीगता विपरीतम असंखारिक। तो ये वाला चित्त का थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो दिट्ठिगता संप्युतम ससंखारिक, उसका थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिर उपेक्षा सगतम दिट्ठिगता संप्युतम असंखारिक, उसका और बढ़ जाएगा। तो नीचे से ऊपर इसका लेवल, नीचे वाला सबसे लीस्ट है, ऊपर वाला सबसे हाईएस्ट है। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ऊपर से नीचे आएंगे तो नीचे आते आते वो कम होते जाता है। और नीचे से ऊपर देखेंगे तो नीचे से ये ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है। तो इस हिसाब से ये चित्त का ऐसा प्लेसमेंट भी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जस्ट उठा के डाल दिया कि ये चित्त यहाँ पे, ये चित्त यहाँ पे। इसका ऑर्डर भी इसीलिए है कि इसका जो रिजल्ट है उस लेवल से ही आता है। तो दैट इज द ब्यूटी। मतलब इतना कोई बारीकी से नहीं सोच सकता है। तो दैट इज अभिधम्मा, कि अभिधम्मा इतना बारीकी से सोचता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अभिधम्मा। तो हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स तो है रह गए, लेकिन वो जो चित्त एसोसिएट होता है और उसके वजह से जो वहां पे चीजें कंडीशनिंग शुरू होती है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमें उस पे काम करना है। लोभ अगर उत्पन्न हो रहा है, अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया उधर ही कि ये मेरा लोभ है, जैसे कोई चीज को पसंद करना, तो पसंद करना है व्हाट, इट इज लोभ ना। आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपने ये समझ लिया कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, यानी यहाँ पे मेरा अटैचमेंट आ रहा है, अटैचमेंट है तो दैट इज लोभ। तो वहां पे अगर आप सजग होते हो तो आपका काम करना आसान है। लेकिन आप ये समझते ही नहीं हो कि यहाँ पे मेरा लोभ क्रिएट हुआ, तो उस पर काम कैसे होगा। तो इस तरह से कितने चित्त है, 8 लोभ मूल चित्त है। लोभ में लोभ का भी रूट होता है, मोह का भी रूट होता है। और इसमें स्ट्रॉन्ग रूट जो है वो लोभ का होता है, इसलिए इसको लोभामूलक चित्त बोलते हैं। थोड़ा सा पीछे है लेकिन इट इज पैरेलल ना, पीछे रहता है, वो स्ट्रांगली रहता है, तो वो मोहा है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोभा इज अ बॉडी और उसका जो परछाई है वो मोहा है। तो मोहा विल बी देयर, बॉडी है तो उसकी परछाई रहेगी रहेगी, परछाई कभी भी जाती नहीं। तो इट, ये बॉडी है तो उत्पत्ति है उसकी। तो लोभ और मोह साथ में रहते हैं। तो दो रूट से ये चित्त होते हैं। 8 चित्त होते हैं, 4 संप्युतम वाले हैं, 4 विपरीतम वाले हैं। फिर हमने लास्ट क्लास में उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था, तो एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन याद रखना, ये आगे ना बहुत क्लैरिटी के लिए और बहुत इजी हो जाता है हर चीज समझना। तो हमने देखा था इसके क्लासिफिकेशन। तो पहले वेदना भेदा थी, वेदना भेदा यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेदना। तो सोमनस सगतम के कितने चित्त है, 4। उपेक्षा सहगतम के कितने चित्त है, 4। टोटल कितना आता है इसका, 8 चित्त। तो 4 सोमनस सहगतम, 4 उपेक्षा सहगतम। तो वेदना से 8 चित्त, टोटल लोहा के चित्त कितने, 8। तो वेदना के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन परफेक्ट है, राइट है। फिर प्रयोगा बेड़ा, मतलब कैसा प्रयोग में दिट्ठी है कि नहीं है। तो दिट्ठी गता संयुक्तम के कितने चित्त है, 4। दिट्ठी गता विपरीतम के कितने चित्त है, 4। टोटल कितने, 8। लोभ के चित्त कितने, 8। 8 यहाँ से भी आए, दिस इज ऑल्सो राइट। फिर है संखारा बेड़ा, संखारा बेड़ा। तो असंखारिक 4, ससंखारिक 4, टोटल 8। तो कितने चित्ते लोभ के, 8 है। तो इस तरह से भी हमारा क्लासिफिकेशन जो है चित्त का समझने का राइट है। अब ये क्लासिफिकेशन अगर याद रखोगे ना, तो चित्त का नाम ना याद होने लगता है, इजी हो जाता है। तो इसको मिस मत करो। बहुत लोग ना इसको ना तो ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक है, हमको लोभ का कॉन्सेप्ट समझा, दिट्ठी है ये है, लेकिन आपको वो हमेशा के लिए बायर्ड हो जाएगा ना, तो ऐसे होता है। जैसे असंकारिक, तो जब हम रीड करते हैं तो हमें असंकारिक का याद आता है ना। तो 4 असंकारिक के थे, 4 ससंकारिक के थे। वेदना में सोमनस की वेदना थी, तो कितनी वेदना थी, 4। 4 चित्त सोमनस की वेदना वाले हैं, 4 उपेक्षा की वेदना वाले, फिर 4 दिट्ठिगत संप्युत्तम है, 4 दिट्ठिगत विपयुत्तम है। तो ऐसे हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं और लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो याद करने के लिए भी, समझने के लिए भी
और ये क्लासिफिकेशन फिर आगे चित्ता से हमें बहुत काम देगा। तो ये चीजें याद रखोगे तो आपके लिए इजी है, नहीं तो फिर बार बार वो माइंड पे प्रेशर कि कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि हम ये चीजों को थोड़ा ओवरलुक करते हैं। तो डोंट ओवरलुक और इस पे ध्यान दो। तो अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर इसका एग्जांपल्स देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओके क्लैरिटी है। चलते हैं आगे। तो क्या कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ चार उपेक्षा स्वागतम। तो क्या था, हमने क्या फर्स्ट एग्जांपल क्या था कि एक बच्चे ने चोरी की। चोरी करना मतलब उसने क्लास में कुछ ऑब्जेक्ट देखा और उसको लगा कि मैं ये ले लूं। तो उसको पहले तो प्रीति थी मन में, मतलब खुश था कि मुझे चोर ये लेना है। तो और वो सोचता है कि चोरी करना गलत नहीं है। तो दैट इज व्हाट इट इज दिट्ठिगत संप्युत्तम। और खुद कर रहा है, किसी ने उसको बोला नहीं, तो दैट इज असंकारिकम। वही एग्जाम्पल, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसकी वेदना है ना, मतलब बहुत खुश नहीं है वो चीज करके। तो वो जैसे बोल सकते हैं हैबिचुअल होता है ना कि उसको चोरी करना कुछ गलत नहीं लगता है, वैसा व्यक्ति ना मोस्टली ना ये उपेक्षा सहगतम के हिसाब से ही काम करेगा। और जो बाई चांस जैसे तो ना लॉटरी लग गई कि मैंने ये चीज ले ली, तो वो बड़ा खुश होकर वो करेगा। लेकिन जो जो चोर है देखो, वो अभी हम देखते हैं कि बॉम्बे में बहुत सारे पॉकेट मार होते हैं, फिर बसेस में होता है। तो वो जब लेते हैं तो आपको लगता है कि वो वहां पे नाचते हैं डांस करते हुए, जॉय जब वो करते हैं, इट इज सेकेंड नेचर फॉर देम टू डू दैट अकुसला। क्योंकि लोभ है, पैसे चाहिए, तो किसी का भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना, तो वो उपेक्षा से करते हैं। मतलब उनका ये जो है ना, ये उपेक्षा से बहुत स्ट्रांग होता है। फिर ये मैंने बहुत क्लियरली देखा है सोसाइटी में कि जैसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने देखा है उनका कि महंगी से महंगे हैंड बैग्स है, महंगे से महंगे ड्रेसेस है, महंगे से महंगे चीजें हैं, लेकिन इतना लोभ है ना कि वहां पे उनकी गाड़ी रुकती नहीं है कि और चाहिए और चाहिए। और जब मिलता है ना तो उनको उसमें कोई ना बहुत खुशी भी नहीं है। इट्स बिकॉज दे हैव टू मेंटेन इन क्लास। तो चीजें वो क्लास की वजह से वो उनको वो लोभ है कि मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन वो उसमें वेदना कभी भी उपेक्षा की होती है। दे डोंट डांस विद जॉय कि मेरे को इतनी महंगी मेरे पापा ने घड़ी गिफ्ट करी। तो वहां पे वो क्या होता है, उनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे ना दिट्ठी का विपरीतम चित्त होता है, बिकॉज दे आर नॉट स्टीलिंग ना। तो दिट्ठी का विपरीतम चित्त से उनको वो चीजें जब हासिल होती है तो वो उनको कुछ भी नहीं लगता है, और कैसे वो खुद जाके शॉप पे गए, परचेस कर लिया। तो उपेक्षा सगतम दिट्ठिगत विपरीतम असंखारिक चित्त, उससे होगा वो शॉपिंग। और अगर किसी ने बोला कि चलो तुम करके आ जाओ वगैरह, उनको इतना वो नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं खुद से। ये मतलब कोई भी चीज जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसको आप ले लेते हो। तो इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, मतलब रॉन्ग व्यू से, जैसे चोरी करना गलत है, किसी का खून करना गलत है, फिर उल्टी बात किसी से कहना गलत है, तो ये सब जो है ना, ये सब दिट्ठी के क्षेत्र में आता है कि आप उसमें गलत करने की चीज को गलत नहीं समझते हो। सबसे पहला वो रहता है कि यू डू नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अभी दिट्ठी को और अच्छे से समझोगे तो ऐसे होता है कि जैसे ये है, लोगों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है बट कि एक आत्मा होती है और आत्मा अमर है, और हर लाइफ में वो आत्मा ट्रेवल करते जाती है, मतलब सेम सेम थिंग इज गोइंग कंटिन्यूइंग एवरीवेयर। लेकिन अभिधम्मा आत्मा का कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं है। अभिधम्मा मानता है चित्त का कॉन्सेप्ट में। वो बोलते हैं कि वो चित्त है जो यहाँ पे नष्ट हुआ, लेकिन इमीडिएटली दूसरा चित्त उत्पन्न होता है। तो जो दूसरा वहां पे प्रकट हुआ, इट इज इसके बेस पे ही प्रकट होता है, लेकिन दैट इज अ चित्ता, वहां पे कोई आत्मा का बात नहीं करते। तो दिट्ठी दिट्ठी में इम पर मतलब अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे वेदना में सिर्फ यह ध्यान देना है कि चीजें वैसे ही है जैसे हम सोमनस में समझे कि वो चोरी कर रहा है लेकिन खुशी से कर रहा है, यहाँ पे वो वेदना में कोई भी वो नहीं है। तो वेदना जो है दैट इज ओनली डिफरेंट, और उसकी इंटेंसिटी लेकिन चेंज हो जाती है बिकॉज इट इज उपेक्षा। आप उतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से वो काम नहीं कर रहे। जब इतने स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से आप उसको काम नहीं कर रहे तो उतना स्ट्रॉन्ग अटैच उतना स्ट्रॉन्ग उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो विपाक के क्षेत्र में इसका डिफरेंस हो जाएगा, तो वहां पे रिजल्ट में चेंजेस आएंगे। लेकिन लोभ तो लोभी है, यहाँ पर भी लोभी है, उपेक्षा में भी लोभी है। वो अटैचमेंट तो है, वो चाहिए तो है, लेकिन वो इतना खुशी से नाचता नहीं है उपेक्षा में। तो मनस्ने में वो बहुत खुश हो जाता है, वो प्रकटीकरण होता है, उपेक्षा में नहीं होता है, वो न्यूट्रल फीलिंग है।
वो एक वेदना है माइंड की, जिसमें ना सुख की अनुभूति होती है ना दुख की अनुभूति, लेकिन ये अकुशल है। याद रखना, यहाँ की जो उपेक्षा है ये बहुत डिफरेंट है कुशल की उपेक्षा से। तो जो बोलते हैं ना उपेक्षा भी, इक्वामिनेस, दैट इज वेरी डिफरेंट। ये सिर्फ एक वेदना के इसमें समझो कि ये इसका ज्यादा इसका वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रकटीकरण नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चले, दोस्ता बोला चित्त पे। क्लियर, ठीक। तो अभी दोष मूल चित्त, जो सेकंड सेकंड सेट ऑफ अकुशल चित्त है, दैट इज दोषा मूला चित्त। तो दोषा मूला चित्त में क्या है कि समथिंग विच इज, दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हेट। तो हेट्रेड वाले रूट के जो चित्त है उसको दोषा मूला बोलते हैं। तो दोष में सेम वैसे ही है, दोष भी है और उसमें मोह भी है, बट स्ट्रॉन्ग जो होता है ना वो दोष होता है, कि वो दिख के आता है कि ये है, वो हेट कर रहा है। तो दोष के सिर्फ दो ही चित्त है, बट वेरी डेंजरस। तो दो मनस्य पटिगा संप्युतम असंखारिकम, और दो मनस्य पटिगा संप्युतम ससंखारिकम। अभी पहले वाले में हमने क्या लिखा था कि उसमें वेदना दो थी, सोमनस्य थी, उपेक्षा थी। यहाँ पे वेदना एक ही है और वो भी दो मनस्य है। तो यहाँ पे एक ही वेदना है और वो भी दो मनस्य की, तो कैसे? तो जब कोई चीज को हम हेट करते हैं या उस पर हम गुस्सा होते हैं, तो क्या होता है, वी डू नॉट वांट दैट थिंग, हमको उससे दूर जाना है, हटाना है उसको वहां से। तो जब हटाना है तो मन में कैसा रहता है, एक झिड़क, एक ये रहता है कि जस्ट थ्रो इट अवे। तो वहां पे जो वेदना है ना वो दो मनस्य की होती है। तो वहां पे सोमनस कभी नहीं आएगा। सोमनस जब कुछ चाहिए होता है ना, या कुछ मिलना होता है, या हमें उससे अटैच होना है, तभी सोमनस होता है। और उपेक्षा इज अ न्यूट्रल फीलिंग, और दोमनस इज अ स्ट्रॉन्ग, वो रिएक्शन दिखता है, वो रिएक्शन है। वहां पे मालूम पड़ता है कि इस इंसान को गुस्सा आया है, ये इंसान गाली दे रहा है, ये इंसान मुझे मारना चाहता है, तो वो दिखता है ना, दैट इज नो न्यूट्रल फीलिंग। तो वहां पे जो वेदना है दैट इज ओनली दो मनस्य। तो दोषा चित्त है वो दो मनस्य वेदना के साथ ही प्रकट होता है। फिर पटिगा संप्युक्तम असंखारिकम, पटिगा संप्युक्तम ससंखारिकम। अभी दोष का भी जैसे हमने लोभ का देखा कि उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से होता है, कि कुछ चीजें अच्छी लगना, डिजायरफुल होना, सेल्फ इंटेलिजेंस, फिर वो अच्छा लगना, फिर ग्रीड, अटैचमेंट, दैट उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। वैसे ही दोष का भी है। तो कोई चीज है, तो जैसे हमें वो अनइजी करती है, मतलब उसको देखा ना अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बोर हो रहा है क्लास में, सुनने को पसंद ही नहीं है, तो ये भी दोष है। तो फिर डिसलाइक, यू डू नॉट लाइक द ऑब्जेक्ट जो आपके आंखों के सामने आ रहा है या जो भी है सामने, तो नॉट लाइकिंग। फिर उसका एरोगेंट, मतलब इरिटेट हो रहा है उस चीज से। फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ से फिर वो एकदम इलविल कि भाई नहीं चाहिए ये, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग गुस्सा, स्ट्रॉन्ग हेट। तो इस तरह से इसकी भी इंटेंसिटी, इसमें फियर, फियर भी दोषा मूला चित्ता ही है। तो गुस्सा भी दोष है और फियर जो है वो भी दोष है, क्योंकि फियर में क्या होता है, हम उस ऑब्जेक्ट से भागते हैं। जैसे किसी को छिपकली का डर है, तो छिपकली जैसे सामने आई, वो दूर यहाँ से ये आई, ये यहाँ से भागा, तो क्या होता है, इट वॉन्ट्स टू रन अवे, तो उससे डिटैच होना चाहता है। तो फियर इज ऑल्सो दोषा मूला चित्त। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ थिंग्स की कम से छोटी से अनइजीनेस, बोर होना, अच्छा नहीं लगना, और ये पसंद नहीं है, फिर वहां से बढ़ते 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 वो जितना बढ़ते जाता है, तो वो दैट इज द दोषा की हाईएस्ट क्या होता है उसका, एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ये गुस्सा। और दोष का जैसे लोभ कैसे करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को चिपकता है तो वो उस ऑब्जेक्ट के पास जाना चाहता है, एंड इट वांट टू बी देयर, दैट इज लोभा। लेकिन दोष कैसा होता है, वो जिस ऑब्जेक्ट पे उत्पन्न होता है उस ऑब्जेक्ट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दोषा। तो कैसे है, जैसे अभी एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसको अगर आपने आग लगाई, तो आग उत्पन्न किसके बेस पे हुई है, लकड़ी के। लेकिन जब वो जलेगी और वो बढ़ेगी और वो जब पूरी तरह से प्रकट होगी, तो क्या होगा, एंड में वो लकड़ी को जला देगी और वो पूरा राख बचेगा। तो इस तरह से दोषा है कि दोष जो है ना वो अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ता नहीं,
उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट इज व्हाट इट डज। तो उसको बोलते हैं घात करना। तो वही वर्ड है यहाँ पे प्रतिघात, पटिघा संप्युतम, यानी उस चीज को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उस चीज को खत्म कर देगा। दैट वाई पहला जो चित्त है, दो मनस्य पटिघा संप्युतम असंखारिकम, तो ये मन में उत्पन्न हुआ, मन में उत्पन्न हुआ तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो उसके वो जो पर्सन है उसको खुद से वो गुस्सा आता है, तो इसलिए असंखारिकम। और जब वो किसी के कोक्स करने से या खुद के स्पेस ही होता है तो वो होता है पटिगा संप्युतम ससंखारिकम। तो दोषामूला जो चित्त है उसका, जैसे कोई भी वर्ल्ड में वॉर्स की हो, और दोष जो चित्त है वो सबसे पहले उसकी कंडीशनिंग कहाँ से आती है, तो दोष का जो चित्त है उसकी कंडीशनिंग ना लोभ से आती है। तो कैसे होता है कि आपको जैसे कोई चीज चाहिए, अभी मान लो कोई छोटा बच्चा है तो उसको चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट उसको चाहिए, दैट इज अटैचमेंट, दैट इज लोभा। लेकिन उसकी मम्मी आती है, बोलती है तेरे सारे दांत उड़ गए और तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा। तो जब वो ऐसे सेंटेंस सुनता है कि तुझे चॉकलेट नहीं मिलेगा, उसको आता है बड़ा गुस्सा। तो क्या हुआ, उसका वो लोभ का कंडीशनिंग की वजह से वो दोष हुआ। तो लोभा इज सॉरी दोषा इज कंडीशनड बाय लोभा, ये याद रखना। लेकिन लोभा और दोषा का कोई कनेक्शन नहीं है, लोभ का चित्त वहां पे उत्पन्न हुआ, वो वहीं खत्म हो गया। ये दोष था ना, वो दोष का ही चित्त उत्पन्न हुआ, और वो दोष का चित्त का ही प्रगटीकरण है, और वो एक्टिविटी है। तो एवरी चित्त, जब लोभ उत्पन्न होगा तो दोष नहीं होगा, बिकॉज दे आर पोल्स अपार्ट। लोभ चाहता है वो चीज के पास जाना, दोष चाहता है उस चीज से दूर भागना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों चित्त साथ में उत्पन्न नहीं होते, बट दोष कंडीशन होता है लोभ से। अभी जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, तो कंट्रीज के जैसे बहुत संपन्न कोई कंट्री है, वो देखती है कोई छोटी कंट्री है, बट उनके पास ना बहुत सारा रिच नेचुरल रिसोर्सेज है। अभी छोटी कंट्री है, वो बेचारी क्या करेगी, उनके पास वो है लेकिन उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनको वहां से निकाले, फिर उसको वो बेचे, या जो भी है। फिर ये क्या करते हैं कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज की पॉलिसीज डिजाइन करती है कि वो इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो बिकॉज ऑफ लोबा व्हाट आर दे डूइंग, दे आर ट्राइंग टू सप्रेस कि इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो। तो वो तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, वो सोचते हैं इससे तो इतनी बात नहीं बन रही, एक काम करते हैं हम ये कंट्री को ना ले ही लेते हैं, तो दे थिंक ऑफ अटैकिंग। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, लोभ से। लोभ की वजह से अब वो सोच रहे हैं कि इस कंट्री के ऊपर अटैक करो, वॉर करो, और इनका कंट्री को हड़प लो, और उसके बाद ये सब हमारा। तो कंडीशनिंग थी लोभा की वजह से, बट हुआ तो दोष का कंडीशनिंग दोष ही था, वहां पे वो वॉर होना ही था, वो उसको लेना ही था, उनको उसको हेट थी शुरू से कि ये चीज, ये इतने इतने संपन्न कैसे हो सकते हैं, इनके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो लोभ में पहले प्रकट हुआ, फिर वो दोष में चला गया। तो इस तरह से दो मनस सगतम पटिगा संप्युक्तम असंकारिकम, दो मनस सगतम पटिगा संप्युक्तम ससंकारिकम। तो अभी यहाँ पे विपरीतम क्यों नहीं होगा, जैसे पहले था। लोभ में क्या था, दिट्ठिगता संप्युक्तम, दिट्ठिगता विपरीतम, मीन्स विथ रॉन्ग व्यू विदाउट रॉन्ग व्यू। तो यहाँ पे पटिगा के साथ और पटिगा के बगैर क्यों नहीं, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि पटिगा मतलब क्या, इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय दैट ऑब्जेक्ट। तो जब दो दोष होता है, किसी चीज के लिए हेट होता है, किसी चीज के लिए एंगर होता है, तो उसको आपको खत्म करना है या उसको आपको स्ट्राइक करना है, तो वो उसके साथ ही आएगा। इट कैन नॉट बी विदाउट दैट, विदाउट दैट होता ही नहीं। फिर दो मनस्य क्या है कि वो चीज नहीं चाहिए, और पटिया क्या है कि वो चीज को वो नहीं चाहिए, वैसा ही है, मतलब इल विल है, और उसको वो खत्म करना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि दो मनस और पटिघा ऐसे दो वर्ड होने नहीं चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि दो मनस और पटिघा का मीनिंग बहुत सिमिलर आता है, और उसका डिफ्रेंसिएशन बोलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दो मनस जो है वो एक वेदना है, और पटिघा जो है वो उस ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा काम कर रहा है, जैसे दिट्ठी गलत संप्युतम, तो दिट्ठी कैसे, इट वाज लाइक एक्शन, पटिगा भी वैसे एक्शन है। दोनों लगते सिमिलर है कि दो मनस नहीं चाहिए, पटिगा नहीं चाहिए, लगता सेम है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दो मनस इज वेदना, पटिगा इज लाइक एन एक्शन, तो उस मायने में ये अलग है। और दो मनस क्या है, वेदना है। वेदना क्या होती है कि वो माइंड ना कोई भी ऑब्जेक्ट ना टेस्ट करता है, तो दैट इज द टेस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सो मनस, तो मन को अच्छा लगा, मन को बुरा लगा, तो दिस इज द मेंटल टेस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वेदना। और पटिका में वो एक्शन होता है। फिर असंखारिक ससंखारिक, तो अभी जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे असंखारिक का, कि जैसे कोई मदर है तो अपनी बेटी की बहुत चिंता करती है, तो वहां पे आएगा दो मन सहगतम पटिगा संप्युतम असंकारिकम। अभी मदर
अपनी बेटी का वरी करती है, तो इसमें लग सकता है कि अरे ये तो नहीं लग रहा है कि दोष चित्त है। तो वरी जो है, वरी करने से क्या होता है, आपका हार्ट में पेल्पिटेशंस होता है, आपका हार्ट की ये बढ़ती है, धड़कन बढ़ती है, बीपी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो क्या हो रहा है, वो जिस ऑब्जेक्ट में क्रिएट हुआ वो वरी किधर है, हार्ट में ना, तो हार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना वो वरी। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ दोषा चित्ता। तो एक मदर का अपनी बेटी के लिए चिंता करना, दैट इज ऑल्सो दोष मूल चित्ता। और वैसे ही अगर कोई सेकंड वाला एग्जांपल है जो, उसमें कोई फादर है, वो अपने बेटे को बोलता है कि देख तूने अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस किया, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, एंड नाउ दे हैव बैक स्टैप्ड यू, तेरा नुकसान कर दिया उन्होंने, और उन्होंने तुझे ऐसे ऐसे ये चीजों में नुकसान दिया है। तो क्या होता है, उसको बुरा लगता है कि भाई पार्टनरशिप था तो एक ट्रस्ट होता है ना, तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, तो वहां पे उसको बुरा लगा, दो मनस आया। फिर पटिगा संप्युतम, क्योंकि उसको ये उसको लगता है ना कि मैंने क्यों किया, मतलब व्हाई आई गॉट इनटू दिस पार्टनरशिप, मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसके पापा ने बताया ये बात, तो किसी के बताने की वजह से उसके अंदर वो हेट आया अभी अपने फ्रेंड्स के लिए। तो दैट इज दो मनस सगतम पटिगा संप्युतम ससंखारिकम। तो इस तरह से ये दोष के दो ही चित्त है। और दोष का चित्त जो है इट इज वेरी डेंजरस, बिकॉज दोष चित्त से, अगर यहाँ पे एक्चुअली मेरे को ये थोड़ा रखना है विभाग के लिए, बट दोष चित्त से अगर आपकी डेथ होती है तो डायरेक्ट निराय का टिकट है। तो दिस इज वेरी डेंजरस, ये दो जो चित्त है ना बहुत डेंजरस है। तो दो दोष के ये दो चित्त। फिर दोष का हमने चार फैक्टर से लक्षण नहीं देखा, तो वो देखते हैं। ये समझा ना, दोष का समझा ना क्या है, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्या। ठीक, थैंक यू। तो अभी दोष का चार फैक्टर से समझेंगे। जैसे लोभ का क्या है, लक्षण क्या है, इट ग्रैब्स द ऑब्जेक्ट। वैसे दोष का क्या है कि लक्षण क्या है, फेरोसिटी, वो ऑब्जेक्ट को चाहता है, ये ऑब्जेक्ट के प्रति ये चिढ़ता है, मतलब इट क्रिएट समथिंग इन इट, जो बोलते हैं ना आग लग गई वैसा। फिर इसका ये क्या है, फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट को बर्न करता है, बर्न द ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, पटीगा, जिसपे उत्पन्न होगा उसको ही खत्म कर देगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ डोसा। फिर वो मैनिफेस्ट कैसे होता है, उसका प्रकटीकरण कैसे होता है, कोई इंजुरी, क्योंकि जब कुछ अटैक हुआ तो इंजुरी होगा, तो ये प्रतिघात करता है ना, उस पर स्ट्राइक करता है, देयर विल बी एन इंजुरी। और इसका प्रोक्सिमेट कॉज क्या है, ग्राउंड फॉर एरोगेंस। तो जैसे ही आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, यू जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम इट, तो उसकी वजह से ये दोष चित्त उत्पन्न होता है। तो ये चार फैक्टर्स के हिसाब से दोष का थोड़ा समझ सकते हैं। ये एक्चुअल में इसका हर चित्त जो भी है, लोभ है, दोष है, मोह है, 52 चैतसिक है, हर एक का ऐसे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। और इससे समझेंगे तो बहुत क्लियरिटी से समझते हैं, लेकिन उसमें फिर चित्त से का में भी है, लेकिन 52 चैतसिक का कवर करना बहुत बहुत टीडियस हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं ये मेन जो अकुशल है इनका ये सिर्फ बता रही हूँ, शायद चैतसिक के में मैं नहीं बताऊंगी सारे से। अभी बच गए लास्ट के दो। दो कौन से बचे, मोहा मूला चित्ता। तो हमने पहले क्या देखा, आठ लोभा मूला चित्ता, दो दोसा मूला चित्ता, और बच गए दो 12 अकुशल में से मोहा मूला चित्ता। लोभ के साथ मोह है, दोष के साथ मोह है, लेकिन कहीं तो मोह सिर्फ अकेला है, मतलब इट इज ओनली दैट, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इट इज वेरी डोमिनेट। तो ऐसे दो चित्त है जो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट है मोहा में। तो वो दो चित्त क्या है, पहले वो लिख देती हूँ फिर आगे की बात करते हैं। तो उपेक्षा सहगतम विचिकिचा संप्युतम, उपेक्षा सहगतम उदच्च संप्युतम। तो दो चित्त है, उपेक्षा सहगतम विचिकिचा सहगतम, उपेक्षा सहगतम उदच्च सहगतम। तो अभी इसमें असंखारिक और सहसंखारिक नहीं है, तो क्यों नहीं है,
तो देखते हैं पहले उपेक्षा। जो मोहा है, मोहा किसे बोलते हैं? तो मोहा इज व्हाट इज एरो इग्नोरेंस, मतलब अविद्या। जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं है या जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसको बोलते हैं मोह। तो अभी अविद्या ही, मतलब भगवान बुद्ध ये बोलते हैं कि अकुशला की जननी है अविद्या, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज यू डू नॉट नो द फैक्ट्स। इसके लिए सारी जो जो भव चक्र चल पड़ा ना, वो उसकी वजह से चलता है, अविद्या की वजह से। तो जब अविद्या को विद्या में कन्वर्ट करोगे, यानी अप्रज्ञा को प्रज्ञा में कन्वर्ट करोगे, तभी मुक्ति है। सो दिस मोहा इज दैट अविद्या। और इसकी वजह से कुछ भी चीजें में क्लैरिटी नहीं होती है और चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसमें दो चित्त है, उपेक्षा सहगतम, विचिकित्सा सहगतम, फिर उपेक्षा सहगतम, उद्दच्च सहगतम। तो उपेक्षा क्यों है? अभी यहाँ पे खुशी क्यों नहीं है, सो मनस्य क्यों नहीं है, या यहाँ पे दो मनस्य क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे क्लैरिटी ही नहीं है कि मुझे वो चीज अच्छा लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है। तो क्लैरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उपेक्षा वेदना में आया। फिर विचिकिचा, विचिकिचा मीन्स डाउट। कोई भी चीज का डाउट जो होता है ना, तो उससे बोलते हैं विचिकिचा। लेकिन अभी यहाँ पे जो विचिकिचा है, इसको ये वो वाला डाउट से मत कंपेयर करना जो हमें नॉर्मल लाइफ में होता है। जैसे अभी मैं समझा रही हूँ कि उपेक्षा सहगतम विचिकिचा, उपेक्षा सहगतम विचिकिचा सहगतम। तो ये क्या हुआ, ये मैं कुछ बता रही हूँ, शायद आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा है। तो जब वो शब्द नहीं समझ में आ रहा है और मेरी बताई हुई बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो डाउट नहीं कहेंगे। क्या क्लास में टीचर मैथ्स एक्सप्लेन कर रही है, बोर्ड पे वो लिख रही है 2 + 2 4, फिर वो बच्चा बोल रहा है आई हैव अ डाउट, मुझे नहीं समझ रहा है कि 2 + 2 4 कैसा है। तो वो डाउट जो है ना, दैट इज सब्जेक्ट टू योर नॉलेज। मतलब आपको मैथ्स का बेसिक नहीं मालूम है कि 2 + 2 में अगर उसको 1 1 1 1 1 लिखेंगे तो 4 बार 1 आया तो उसका टोटल आता है 4। तो आपका बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इस वजह से डाउट है। तो दैट डाउट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो डाउट की बात करते हैं ना, तो ये डाउट होता है यानी बुद्ध धम्म संघ के लिए। तो भगवान बुद्ध है या वो थे कि वो कल्पना है, एक स्टोरी है, लोगों ने बताई है, दंत कथा है कि बुद्ध आते हैं, बुद्ध होते हैं, तो ऐसा डाउट। फिर धम्म होता है, सृष्टि के जो नियम है। जैसे हमने समझा अभी, क्या फर्स्ट क्लास में क्या समझा था कि कंडीशनल रियलिटी एंड परमात्म रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। तो उसको पता ही नहीं है वहां पे कि कंडीशनल रियलिटी अलग है और परमात्म रियलिटी अलग है। तो उसको उस चीज के बारे में समझ नहीं है, तो वो वहां का डाउट। फिर संघ है, संघ में ये होता है, शील होता है, वो धम्मा को एस्टेब्लिश करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो ये तीन चीजों के लिए जो डाउट है ना, उसको विचिकिचा में कवर करते हैं। बाकी जो नॉर्मल डाउट है ना कि मुझे समझा नहीं, ये नहीं, वो वाला डाउट इसमें नहीं आता है। तो विचिकिचा का अगर मीनिंग देखेंगे तो वी मतलब विदाउट, और चिकित्सा मतलब रेमेडी, यानी जिस चीज की कोई रेमेडी नहीं है उसको बोलते हैं विचिकित्सा, यानी जिस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो मोह का चित्त उत्पन्न होता है, तो ये मतलब डाउट जो है, विचिकित्सा जो है, इट इज डाउट। अभी ये ऐसा नहीं होता ना कि खुद का डाउट या कोई डाउट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे डाउट क्रिएट करना या खुद का डाउट का बात ही नहीं आ सकता है। तो दैट इज व्हाट यू डू नॉट नो, ये रियलिटी के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो इसलिए ये डाउट है। तो इसलिए यहाँ पे असंखारिक और ससंखारिक का भेद नहीं है इस क्लासिफिकेशन में। इसमें सिर्फ उसमें वेदना कौन सी है और वो कौन सा चित्त है। तो जब डाउट वाला चित्त है तो वो बहुत स्ट्रांग, उसमें से वो दिखता है, उसमें वहां पे लोभ का नहीं कुछ बात आएगा, उसमें कुछ इसका दोष का बात नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ये आएगा डाउट का। और ये इंडिपेंडेंट एक चित्ता है, ये जो है ये मोहा का ही चित्ता है। उसी तरह उपेक्षा सहगतम उद्धच सहगतम, तो संप्युतम, सॉरी, उद्धच संप्युतम चित्त। तो उपेक्षा सहगतम और ये उदच्च, उदच्च मतलब क्या, रेस्टलेसनेस। जो मतलब कोई चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, मतलब उस चीज को ना कैसा समझना है, ग्रेस्प नहीं होता है, वो चीज के बारे में एक बेचैनी होती है और वो समझ नहीं होती। जैसे अभी उदच का मीनिंग क्या है, उद मतलब अबाव एंड दच मीन्स शेकिंग। तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो समझ ही नहीं पाता, वो उसके ऊपर ही रहता है। तो जस्ट बिकॉज इट इज अबाव, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये चीज क्या है।
तो वहां पे एक बेचैनी होती है, एक रेस्टलेसनेस होता है। जैसे भी पानी है, पानी अगर कंटिन्यूस शेक कर रहा है तो नीचे क्या है आपको बेस पे दिखेगा क्या? तो नॉट पॉसिबल, आप वो देख ही नहीं पाओगे। जब आपको दिख नहीं रहा है तो आपको क्लैरिटी नहीं है कि नीचे क्या है। तो उधर चीज लाइक दैट, वो एक रेस्टलेसनेस है जिसकी वजह से वो सामने वो ऑब्जेक्ट को समझ नहीं पाता है। और ये जो उदच है, ये सारे अकुशल चित्त जितने हैं ना 12, सबके साथ जाता है। मतलब ये इंडिविजुअली एक अकेला चित्त है, लेकिन ये एसोसिएट सबके साथ होता है। ये थोड़ा एक्चुअल में चेतसिक का है, जो मैं बोल रही हूँ। तो चेतसिक में समझेंगे कि कैसे वो एसोसिएट होता है। तो ये समझ लेंगे कि दो ही चित्त है, दोष के और दोष के, सॉरी दोष बोल रही हूँ, मुहा के। मुहा में दो चित्त है, वेदना उपेक्षा की है। एक चित्त है विचिकित्सा वाला, एक चित्त है उदच्च वाला। तो डाउट में, डाउट टू ऑन द अल्टीमेट रियलिटी, परमात्म सत्य के बारे में डाउट होना, या बुद्ध धम्म संघ के बारे में डाउट होना। फिर रेस्टलेसनेस, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है, बच्चे का ध्यान बाहर प्लेग्राउंड पे मैच चल रहा है, उधर ही भटक रहा है, तो उसका ध्यान नहीं है ना, तो उसके लिए वो कुछ समझ ही नहीं उसको क्लास में क्या पढ़ाया। तो रेस्टलेस माइंड था, इसलिए वो ग्रेस्प नहीं कर पाया, तो दैट इज मोहा। तो इस तरह से हमारे 12 चित्त हुए, 8 लोभ के, 2 दोस्त के, 2 मोह के। इसमें अगर वेदना से इसे इसको वो करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसमें दो ही भेदा से होगा। एक है वेदना भेदा से, तो 2 चित्त उपेक्षा के, 2 मोह के चित्त है, कंप्लीट। फिर 2 चित्त है संप्युत्तम चित्त, कितने हैं पयोगा कौन से, विचिकित्सा एक है और एक उद्धच है, तो 2 संप्युत्तम चित्त आएंगे। तो इस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो समझा ये उपे दो, सॉरी मोह वाला चित्त। अभी 12 चित्त, पूरे 12 चित्त को हम वेदना पयोगा और संखारा वेद में क्लासिफाई करेंगे। तो पहले वेदना बेड़ा से, तो सोमनस सगतम के 4 चित्त लोभ से, दो मनस सगतम के 2 चित्त दोष से, उपेक्षा सहगतम के 6 चित्त, इसमें 4 चित्त लोभ के, उपेक्षा सहगतम, और 2 मोह के, तो 6, तो टोटल इज 12। तो वेदना बेड़ा से राइट का क्लासिफिकेशन है। सो मनस के 4, 2 मनस के 2, उपेक्षा के 6, जिसमें 4 लोभ से, 2 मोह से। तो इस तरह से वेदना बेड़ा। फिर पयोगा बेड़ा, तो दिट्ठिगत संप्युतम 4 चित्त, दिट्ठिगत विपरीतम 4 चित्त, ये लोभ से आया। फिर 2 मनस में क्या था, पटिका संप्युतम, कितने चित्त थे, 2। और मोह में कितने थे, विचि के सगदम उदच सगदम 2, तो विचि और उदच 2, कितना हुआ टोटल 12। तो 12 चित्त, तो पयोगा बेड़ा से कंप्लीट। फिर संखारा बेड़ा, संखारा, तो लोभ में ससंखारिक 4, असंखारिक 4, फिर दोष में असंखारिक 1, ससंखारिक 1, और मोह में असंखारिक ससंखारिक है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं ना असंखारिक ना ससंखारिक। तो ना असंखारिक ना ससंखारिक, दैट आर 2। तो ये 5 है, 5 और ये 2, तो 12। तो 12 संखारा बेड़ा से। तो इस तरह से पूरा वेदना बेड़ा, पयोगा बेड़ा और संखारा बेड़ा से क्लासिफिकेशन राइट आ रहा है, मतलब 12 चित्त ही आ रहे हैं। तो नियरिंग 10, मुझे मुझे अकुशल कम्मा के बारे में बात करना था, बट आई थिंक इसका टाइम लगेगा। कंटिन्यू करूँ कि नेक्स्ट क्लास में पहले अकुशल कम्मा क्या है, 10 अकुशल कम्मा है, फिर उसके बाद आगे के अहेतुक चित्त में जाएंगे। तो इफ यू वांट मैं करा देती हूँ, 10 ही है, ज्यादा नहीं है कि बहुत हो गया। 12 चित्त अकुशल चित्त ही बहुत हेवी है।
प्लीज बताइए कि करें, आगे कंटिन्यू करें कि स्टॉप करें और फिर लास्ट अगले क्लास में पहले 10 अकुशल कर्म, मुझे लगता है उसमें 10-20 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद फिर हम अहेतुक चित्त स्टार्ट कर सकते हैं। यस, मतलब मैं कंटिन्यू करूं कि रुकूं? स्टॉप, ओके, ठीक। तो हमने आज क्या किया? हमने 12 अकुशल चित्त समझे, 8 लोभ मूल के, दो दोस्त मूल के, 2 मोह मूल के। और वो चित्त कैसे होते हैं, में क्या होता है? दिट्ठी है, विपरीतम है, पटीगा है, विचिकिचा है, उदच है। फिर वेदना कौन सी है, उस तरह से समझा। फिर लोभ का चित्त कैसे होता है, वो अपने चीजों को अटैच करता है। दोष का चित्त अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। और मोह जो है उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, तो दैट इज मोह, अविद्या वाले चित्त है। फिर तो इस तरह से हमने पूरा समझा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो विल स्टॉप एंड नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद फर्स्ट 10 अकुशल कर्मा एंड देन अहेतुक चित्त स्टार्ट करेंगे। और अहेतुक चित्त मिस नहीं करना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे साथ होता है ना, दैट प्रोसेस, दैट इज इन अहेतुक। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है एंड डिफिकल्ट है थोड़ा। अगर को बहुत लाइक, क्योंकि वो बहुत ऐसा लगता है कि जस्ट ये ऐसा है, लेकिन अगर उसको अच्छे से समझोगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी। हर चीज के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी डेवलप होती है अहेतुक चित्त में। तो डोंट मिस द क्लास। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड बीइंग ऑन टाइम, एंड वी मीट नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, थैंक यू।